सो आज के वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपीरेशन पुल, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिया गया है। सो स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल प्रीवियसली यू परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ ब्रांच कवर्ड इन अ प्लास्टिक बैग। सो लास्ट टाइम हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि जिसमें हमने ब्रांच को प्लास्टिक बैग में कवर कर दिया था। सो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन दैट एक्टिविटी? तो उस एक्टिविटी में हमने क्या देखा था? सो यह ट्रांसपीरेशन थ्रू लीव्स के थ्रू कैसे ट्रांसपीरेशन हो रहा है। सो प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। प्लांट्स वाटर देते हैं वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। स्टोमेटा जो उनके लीव्स पर प्रेजेंट रहता है। स्टोमेटा छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स। टू सेल कॉल द गार्ड सेल, दो सेल होती है गार्ड, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल, जो कि स्टोमेटा के आसपास प्रेजेंट रहती है। दिस सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जो गार्ड सेल है यही रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी यही कंट्रोल करती है स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट को। ट्रांसपीरेशन ऑकर थ्रू दिस स्टोमेटा, और ट्रांसपीरेशन भी इसी स्टोमेटा की वजह से ही होता है। वाटर इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय द लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन। वाटर भी रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में इन लीव्स की वजह से, बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन, क्योंकि जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट वाटर लेवल इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ डिक्रीजेस। Water is brought up to the leaves through the xylem so as to compensate for the lost water. Transpiration helps in the absorption of water and the minerals and the distribution to all the parts of the plant, whereas root pressure performs an important role in pushing the water up during the night time. So transpiration एक बहुत ही important process है, क्योंकि वो water और minerals को absorb कर लेती है और प्लांट के सभी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन रूट प्रेशर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये वाटर को पुश करती है, अब ऊपर की साइड पुश करती है नाइट टाइम में, रात के समय में। सो आज के इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस एंड प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे फूड और दूसरे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं। द फूड प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ईच सेल इन द प्लांट बॉडी। जो फूड लीव्स में प्रोड्यूस हुआ है वो पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एक्सेस फूड एक्सेप्ट अमीनो एसिड इज स्टोर्ड इन द रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। फूड के अलावा जो ज़्यादा फूड रहता है, ज़्यादा अमाउंट में फूड पार्टिकल्स जो प्लांट बॉडी में आ गए, सिर्फ अमीनो एसिड को छोड़कर वो प्लांट की रूट्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में स्टोर हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इट कैरिड आउट इन बोथ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय द फ्लोएम। ये जो प्रोसेस है ये दोनों डायरेक्शन में होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, और इसका काम करता है फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन ऑफ मटेरियल इज नॉट अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस, इट रिक्वायर्स एनर्जी। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी। किसी भी मटेरियल का ट्रांसलोकेशन कोई सिंपल फिजिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, और ये एनर्जी उनको ऑब्टेन होती है एटीपी से। Whenever food material like sucrose is transported towards a part of a plant via the phloem with the help of ATP, the water concentration decreases in that part. जब भी कोई फूड मटेरियल जैसे कि सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट के किसी भी पार्ट में फ्लोएम की वजह से, फ्लोएम में विद द हेल्प ऑफ एटीपी, तो वाटर का कंसनट्रेशन यानी उस पार्ट में वाटर का कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। As a result, water enters the cell by the process of diffusion, और जिसकी वजह से पानी इजीली सेल में चले जाएगा डिफ्यूज़न प्रोसेस की हेल्प से।
The pressure on the cell wall increases due to the increase in cellular content. Due to the increased pressure, food is pushed into the neighboring cells where the pressure is low. टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो फूड पार्टिकल्स है वो पुश्ड हो जाएंगे उनके नेबरिंग सेल में जहाँ पर प्रेशर लो है. दिस प्रोसेस helps the phloem to transport the material as per the need of the plant. During flowering season, the sugar stored in the roots of the stem is transported towards the flower buds to make them open and blossom. तो जब फ्लावरिंग सीज़न आता है, जब फूल खिलते हैं, तो जो शुगर उनके रूट्स में और स्टेम में प्रेजेंट है वो ऊपर चले जाएंगे फ्लावर बर्ड्स में, जिसकी वजह से वो जो फ्लावर है ओपन हो जाएगा, खिल जाएगा. सो हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अस्कुरेशन पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. मैनी हार्मफुल एंड द वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कई सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस और वेस्ट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते. इट मीन्स लिविंग बीइंग्स की बॉडी में. इफ़ दिस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी और आर रिटेन इन द बॉडी फॉर द लॉन्ग टाइम, इट कैन लीड टू द सीरियस हार्म और इवन डेथ. अगर ये सब्सटेंस हमारी बॉडी में कई लंबे समय तक रहे, अगर ये हार्मफुल सब्सटेंस हम एक्सक्रीट नहीं करें, तो उससे हमारी बॉडी पर बहुत सीरियस अफेक्ट पड़ेगा. बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए और इवन पर्सन की डेथ भी हो जाएगी. Hence it is necessary to remove such harmful and waste substances from the body. इसलिए बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बॉडी से बाहर निकल जाए, नहीं तो इट कैन हार्म आवर बॉडी. Different organism have different method of doing this. सभी organisms की अलग अलग मेथड है अस्कुरेट करने के लिए. Removal of waste or the harmful substances from the body is called aspiration. जब हम हमारी बॉडी से किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं aspiration. In unicellular organisms, waste material is directly eliminated across the surface, whereas the process of aspiration in the multicellular organisms is complex. So, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है सेल की वजह से, सेल सरफेस की वजह से. बट अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग ऑर्गन्स बना है और ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है मल्टी सेलुलर में, लेकिन यूनिसेलुलर में बहुत इजीली हो जाती है. आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्कुरेशन इन प्लांट. प्लांट्स में कैसे अस्कुरेशन होता है, जो कि क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो स्टार्ट करते हैं. कैन यू टेल से. कैन यू टेल व्हाट डज दिस हैपन. क्या बता सकते हैं ये फिगर 15.4 में क्या हुआ है. लीफ ऑफ द प्लांट्स फॉल ऑफ इन अ पर्टिकुलर सीजन. यहाँ पर जो प्लांट के लीव्स है वो गिर गई है इसी एक पर्टिकुलर सीजन में. फ्रूट्स फ्लावर्स फॉल ऑफ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. यानी जो फ्रूट्स है, जो फ्लावर्स है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं. सब्सटेंसेस लाइक रेजिन, गम एक्सेट्रा आर गिवन आउट ऑफ द प्लांट्स बॉडी. ये सारे सब्सटेंसेस भी प्लांट बॉडी से ही निकलते हैं. Excretion is a simple process in plants than in animals. एनिमल्स के कंपैरिजन में excretion प्लांट्स में एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है. There is no special organ or the system for excretion in plant. प्लांट्स में ना ही कोई स्पेशल ऑर्गन है और ना ही कोई स्पेसिफिक सिस्टम बनाया गया है. गैसियस सब्सटेंसेस आर गिवन आउट बाय डिफ्यूज़न. जो गैसियस सब्सटेंसेस है वो बाहर निकल जाती है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू. Most of the waste substances of the plants are stored in the vacuoles of the leaf cells and in the flowers, fruits and the bark of the stem.
और जो प्लांट का जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो स्टोर रहता है लीफ सेल के वैक्यूल्स में, उनके फ्लावर्स में, उनके फ्रूट्स में और उनकी बार्क में, टहनी में। आफ्टर सम टाइम दिस पार्ट फॉल ऑफ, और कुछ टाइम बाद ये पार्ट गिर जाता है। सम अदर वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन द ओल्ड एंड द वॉर्न जालम, और कुछ और भी मटेरियल है जो कि ओल्ड जालम में रहते हैं, जो कि एक फॉर्म ले लेते हैं रेजिन का या तो फिर गम का। इवन जो हमको गम मिलती है, जो रबड़ मिला है, वो भी प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट ही है। Some waste materials are also given out through the roots into the surrounding soil. कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल प्लांट रूट्स के थ्रू भी देते हैं, जो कि उसकी नियर बाय सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है। सो ये था एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो बच्चों, आज हम क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमंस में कैसे एक्सक्रीशन होता है। ह्यूमन के लिए डिफरेंट यानी कि स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया गया है, जिसकी हेल्प से वो एक्सक्रीट करेंगे यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे। विच वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडी थ्रू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कौन से वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से। एंड हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन, और कैसे एक्सक्रीशन प्रोसेस ह्यूमंस में होती है, यानी क्या क्या स्टेप्स होती है। सो देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क है कि वो फूड को डाइजेस्ट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क है कि वो रेस्पिरेशन करेगा। The process of digestion lead to the energy production is an important process of our body. So जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। वेरियस वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस में ही कई सारा वेस्ट मटेरियल फॉर्म्ड हो जाता है, बन जाता है। रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट कैरीज आउट दिस फंक्शन। इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दें। सो उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन है जो कि इस फंक्शन को परफॉर्म करेगा। दैट सिस्टम इज़ नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेथ्रा, द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा. Urine is formed by the kidney by separating the waste and unwanted excess substance from the blood. यूरिन हमारी किडनी में फॉर्म्ड होता है, जिससे कि वो वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट कर देते हैं और जो एक्सेसिव सब्सटेंस है हमारे ब्लड में उसको एज अ यूरिन बाहर निकलता है। सो हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ आर एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड किडनी। ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है एंड राइट साइड में किडनी का पिक्चर बता रखा है। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायग्राम बनाने को आ सकता है किडनी का भी और एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी। सो आपको ये प्रिपेयर करना है। द टू बीन्स शेप्ड किडनी आर सिचुएटेड वन ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम ऑफ द posterior side of the abdomen. The functional unit of the kidney that performs the basic function of filtration is called the nephron. किडनी का एक फंक्शनल यूनिट होती है जो फिल्ट्रेशन का फंक्शन करती है, उसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन। द नेफ्रॉन हैज़ अ कप लाइक थीन वॉल अपर पार्ट कॉल्ड द ब्रोमेन कैप्सूल। जो नेफ्रॉन है वो कप जैसा है, बहुत पतली पतली सी उसकी वॉल है, उसका हम बोलेंगे बाउमेन्स कैप्सूल। द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन इट्स इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस. The urea produced in the liver comes into the blood, where the urea containing food comes into the glomerulus. It is filtered through its capillaries and the urea and the other similar substances are separated from it. So यहाँ पर आपको पूरा किडनी के बारे में और नेफ्रॉन के बारे में बताया है. You just read and if you have any query then comment in comment section. So hello बच्चों, I am Purvi on behalf of Personal Tutor Channel.
आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक डायलिसिस पढ़ने वाले हैं कि कैसे ब्लड की डायलिसिस होती है ह्यूमन बॉडी में। सो स्टार्ट करते हैं। द efficiency of kidney can be adversely affected by injury, injection और decreased blood supply। सो अगर हमारी किडनी में कोई अफेक्ट हो जाए यानी किडनी में कोई चोट लग जाए या किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए तो वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई यानी प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर सकती है। इन केस दिस हैपन एन एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एक्युमुलेट्स इन द बॉडी एंड इट कैन लीड टू डेथ। अगर ऐसा हो जाता है, किडनी ख़राब हो जाती है तो उस वजह से वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाएगी, यानी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो हमारी बॉडी में ही रहेगा और वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा तो उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इफ़ किडनी फेल्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। अगर किडनी फेल हो जाती है तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ मैन मेड मशीन। तो जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे ब्लड में वो हम लोग मैन मेड मशीन की हेल्प से बाहर निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट को सेपरेट करेंगे हमारे ब्लड में से विद द हेल्प ऑफ मशीन, उस मशीन को हम बोलेंगे डायलिसिस मशीन। After 500 ml of blood is sent at one time through this machine। इस मशीन में एक बार में हम 500 ml का ब्लड भेज सकते हैं। प्यूरिफाइड ब्लड इज reinfused into the body of the patient। और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो पेशेंट की बॉडी में चले जाएगा और जो अनप्यूरिफाइड ब्लड है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस बता रहे कि कैसे डायलिसिस होता है, कि आर्टरी से ब्लड से वहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है आर्टरी प्रेशर मॉनिटर की वजह से। देन यूज डायलिसिस हो रही है। कंप्रेस्ड एयर है, फ्रेश डायलिसेट, यहाँ पर ब्लड जो है डायलिसिस हो रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है और फिर एयर ट्रैप की वजह से वापस बॉडी में जा रहा है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। थिंक अबाउट इट से समटाइम्स व्हाइल ईटिंग वी बाइट आवर ओन फिंगर बाय टंग बाय मिस्टेक और टंग बाय मिस्टेक। कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज़ चबाते हुए है हम या तो हमारी फिंगर को काट लेते हैं या तो फिर हमारी ज़ुबान को काट लेते हैं, वो भी गलती से। होता ही है सभी के साथ। एंड समटाइम वी चोक व्हाइल ईटिंग इन अ हरी। कभी कभी तो हमें ठसका भी लग जाता है जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं। सो इस सब स्टार्ट करते हैं। सेवरल डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फंक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कई तरीके के फंक्शन सिस्टम है, कई तरीके के ऑर्गन्स है जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। Their life goes on smoothly if there is coordination between the different organ system or the organs and the stimuli in the surrounding। So उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथली जाएगी अगर उनके लाइफ में कोऑर्डिनेशन रहे, यानी ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन के बीच में अच्छा ऑर्गन सिस्टम और जो ऑर्गन है और हमारी जो सराउंडिंग है अगर उसके बीच में अच्छा बैलेंस बना रहे तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। Depending upon this, we can say that the systematic regulation of the different process can be called control and the bringing about the different processes in the proper sequence is called the coordination। So इस पर डिपेंड होकर जब हमारी बॉडी सिस्टमेटिक रेगुलेशन करेगी यानी अलग अलग प्रोसेस का सिस्टमेटिकली
रेगुलेशन करेगी, कंट्रोल करेगी और डिफरेंट प्रोसेस होगी एक बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में। तो ये प्रोसेस होती है कोऑर्डिनेशन। If any activity in the body is to be completed successfully, proper coordination between the different systems and the organ participating at the different steps of that activity is necessary. अगर हमारे बॉडी की कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है प्रॉपरली सक्सेसफुली, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है, यानी सिस्टम में भी और ऑर्गन्स में भी। If due to lack of coordination or some other factor there is a confusion at any step, the activity may not get completed. अगर कोऑर्डिनेशन का कोई कमी हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है तो ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाती है। There should be not the randomness at any step. There need to be the proper coordination between the internal activity of the body resulting from various factors like blood temperature, water level, enzymes level और stimuli arising in the surrounding environment. यानी हमारी बॉडी में हर चीज़ का लेवल प्रॉपर होना चाहिए, इंटरनल जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो प्रॉपर रहे। Proper coordination between the various system of an organisms helps to maintain a state of equilibrium called the homeostatic, which is necessary for the optimal efficiency of the body. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स में कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है? प्लांट्स डू नॉट हैव द सिस्टम्स लाइक द नर्वस सिस्टम और द मस्कुलर सिस्टम ऑफ एनिमल्स। प्लांट्स में ना ही कोई नर्वस सिस्टम होता है और ना ही मस्कुलर सिस्टम रहता है। देन हाउ डू द प्लांट्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट? फिर प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होता है? इन प्लांट्स मूवमेंट्स आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स गिवन टू द स्टिमुली। सो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो स्टिमुली के फॉर्म में रिस्पॉन्स होता है। मूवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज अ रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली इज कॉल्ड ट्रोपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। जब कोई मूवमेंट या तो फिर प्लांट का कोई भी पार्ट में ग्रोथ होगी किसी एक्सटर्नल स्टिमुली की वजह से, वो होगा ट्रॉपिक मूवमेंट। द शूट सिस्टम ऑफ एनी प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट स्टिमुली, इट ग्रोज टूवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट। अगर शूट सिस्टम लाइट की तरफ स्टिमुली कर रहा है, लाइट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो मूवमेंट शो कर रहा है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर प्लांट का कोई सिस्टम जैसे कि रूट सिस्टम स्टिमुली कर रहा है, जैसे कि ग्रेविटेशन और वाटर की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इस टाइप का रिस्पॉन्स होगा ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट और द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। Movement shown by the plants in response to the specific chemicals are called the chemiotropic movement. For example, the growth of the pollen tubes towards the ovule. All the mentioned above movement of the plants are related with the growth, hence all the movements are collectively known as growth relevant movement. ये जितने भी movements बताए हैं plants में उसकी growth से relate करते हैं। So ये सारी movement अगर हम साथ में बोले तो हो जाएगा growth relevant movement. Observe the picture carefully and think about them. First is touch me not. अगर हम touch me not प्लांट को टच करेंगे तो ये मुरझा जाएगा, छुई मुई। Venus flytrap, lotus and balsam. बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी टॉपिक क्लियर होंगे। And if you have any query related to this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.